हाय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोट पाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों और कैसे किया जा रहा है? अगर पहलगांव में आतंकी हमला ना होते तो ये राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह की चुनावी मुद्दों पर चर्चा या जनता से बात कर रहे होते? 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से कई अन्य मामलों में के लिए भी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सभी राजनीतिक दल राज्य के चुनाव प्रचार में इस हमले की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन बिहार के मतदाता भी ऐसे मुद्दों को अच्छी तरह से समझने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। पहलगांव में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों ने टीवी चैनलों या कई राष्ट्रीय क्षेत्रीय अखबारों के जरिए जो पहली जानकारी सुनी वो थी कि आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर हमला किया और हमला करते समय उन्होंने हमारी जाति नहीं बल्कि हमारा धर्म पूछा। इसका क्या मतलब? जाति नहीं बल्कि धर्म? अब तक मैं यह समझ नहीं पाया हूं कि आतंकवादी जाति या धर्म के आधार पर लोगों पर हमला कैसे और क्यों कर सकता है। ऐसे हमलों पर क्यों और किस उद्देश्य से किया गया होगा, और कौन से समूह इतने सारे निर्दोष लोगों की मौत का राजनीतिकरण फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे थे? ऐसे कई सवाल हैं जो इस जघन्य हमले में देखने और सुनने को मिल रहे हैं। अब हम फिर से बिहार चुनाव की ओर बढ़ते हैं। कई दशकों से बिहार के चुनाव में एक धारणा या युग है कि हकीकत भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से जाति पर आधारित होती है, धर्म पर नहीं। अगर हम पिछले कई बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बिहार चुनाव जाति पर आधारित होती है। लेकिन हम इस बात से भी कतई इनकार नहीं कर सकते कि कई राज्यों में जाति आधारित चुनाव देखने को मिलते रहे हैं। तो यह साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव न तो पूरी तरह से जाति आधारित होती है और न ही धर्म पर। तो आखिरकार किस तरह के मुद्दों पर बिहार में लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं? भारत के कई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के लिए शीर्ष पदों पर बने रहने के लिए इन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कई मामलों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बिहार में अन्य स्थानीय या विपक्षी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर नजर डालें तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के नतीजे से कुछ को छोड़कर उनकी राजनीतिक विचारधारा या ताकत पर किसी भी तरह की कोई बदलाव या असर पड़ेगा। लेकिन कई नए राजनीतिक दल इस चुनाव में अपनी ताकत आजमा रहे हैं, और इस नई राजनीतिक दलों के वोट काटने से किन राजनीतिक दलों को फायदा होगा यह तो चुनाव नतीजे के बाद ही बताया जा सकता है। भाजपा और जेडीयू अपने गठबंधन के कारण 20 सालों से अधिक समय से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। इन तमाम सालों में कुछ ऐसे भी पल आए जब जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार टूट गई और वे अलग हुए। फिर जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार 1-2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि सरकार चलाने या जमीनी स्तर पर सरकार चलाने में लगातार वैचारिक मतभेद के कारण जेडीयू एक बार फिर से अलग हो गई और फिर से भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना ली। याद रहे, यहाँ सिर्फ प्रमुख राजनीतिक दलों की ही बात हो रही है। बिहार में 20 साल से ज्यादा समय से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। इसके साथ ही कुछ सवाल और जवाब भी तो होनी चाहिए जो इस अद्भुत राज्य के बारे में वर्तमान और भविष्य में भी कुछ सुने और बताए जा सके। जेडीयू और बीजेपी 20 साल से ज्यादा समय से बिहार की सत्ता में बने रहने को किस तरह से देखती है? सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन में शोध, डिजिटल प्रशिक्षण और साइबर अपराध सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी रिपोर्टिंग, कुछ शिक्षा और उससे संबंधित शोध गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, बिहार के प्रमुख शहरों में जल निकासी व्यवस्था के मुद्दे, प्रदूषण, बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से लोग प्लान, संवेदनशील विभागों का निजीकरण, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध, औद्योगिक विकास, राज्य सरकार पर कितने कर्ज हैं और समग्र आर्थिक विकास में राज्य जीडीपी का प्रदर्शन कैसा है, इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 2025 की चुनावी प्रक्रिया से पहले चर्चा भी की जानी चाहिए। बिहार के युवाओं को विश्व बैंक, दैट इज वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, एडीबी, आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेशेवर शोधकर्ताओं या प्रोफेशनलों से कैसे जोड़ा जाए, और कैसे राज्य सरकार ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है, और कैसे बिहार सरकार इन युवाओं को अपनी राज्य सरकार में शामिल करके
राज्यों को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से और बढ़ सकती है। याद रखें, बिहार कई मामलों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में से एक है, लेकिन यह तय है कि इसमें कुछ और दशक भी लग सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों की जाति आधारित रणनीति और राज्यों में जाति आधारित योजनाओं की जांच पड़ताल आखिर कब होगी? 2022 बिहार जाति राजनीति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया गया था। मकान सूचीकरण, जाति और आर्थिक गणना। सर्वेक्षण के लिए डेटा संग्रह 7 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी और 2 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया गया। बिहार सरकार के जीएडी समान प्रशासन विभाग को भी सौंप दिया गया। इससे सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि यह डेटा विभाग जाति आधारित गणना नामक मोबाइल ऐप द्वारा डिजिटल रूप से एकत्र किया गया था। बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें वहां धर्म 81.99% हिंदू है, 17.70% इस्लाम, 0.08 बौद्ध धर्म, 0.6% ईसाई, 0.1% जैन और सिख धर्म। समान समुदाय 15.52%, अनपिछड़ा वर्ग 63.14%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। सर्वेक्षण की बिहार में जातियों 22 SC, 32 ST, 30 पिछड़ा वर्ग, 113 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 7 उच्च जाति के लोग शामिल थे। बिहार में 34.13% परिवारों की पहचान सबसे गरीब के रूप में की गई है, जिनकी आय 6,000 या लगभग $65 प्रति माह से भी कम है। इनमें से 42.93% SC हैं, 42.7% ST, 33.58% EBC, 33.16% BC और 25.09% समान श्रेणी से है। बिहार के 4% परिवार 50,000 प्रति माह से भी अधिक कमाते हैं, जिनमें से 9.86% समान वर्ग, 2.28% अति पिछड़ा वर्ग और 1.72% अनुसूचित जाति से है। बिहार की 16.73% आबादी मजदूरी करता है और 7.70% खेती और 3.05% स्वरोजगार करता है। सरकारी कर्मचारियों में 3.19% सामान्य वर्ग, 1.37% अनुसूचित जनजाति, 1.13% अनुसूचित जाति और 0.98% पिछड़ा वर्ग है। राज्य की 95.45% आबादी के पास किसी भी तरह की वाहन नहीं है। राज्य की आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले यादव समाज 14.26% हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कम है। उनकी तुलना में कोरी और कुर्मी बहुत कम आबादी के साथ बेहतर स्थिति में है। सरकारी नौकरियों में कास्ट सबसे ज्यादा 6.68% है, भूमिहार 4.9% और पासवान 1.44% है। 3.80% लोगों के पास दोपहिया वाहन है। यह डेटा पूरी तरह से 2022 बिहार जाति सर्वेक्षण विकिपीडिया से लिया गया है और ये लगभग सभी राष्ट्रीय और राज्य समाचार पत्रों और संबंधित स्रोताओं पर उपलब्ध डेटा है। अब यह डेटा इस बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां देता है कि 1990 के बाद मंडल राजनीति के बाद बिहार में राजनीति में कितना बदलाव आया है और आने वाले समय में इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह डेटा यह भी दर्शाती है कि कैसे जाति आधारित व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक पहलू बिहार की राजनीति का मुख्य केंद्र बने हुए हैं और कैसे उनके नेता साल दर साल उन जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों से लाभ उठाने की कोशिश करते रहे हैं। बिहार के लोग इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? आखिर आने वाले समय में और कितने सालों तक बिहार को जाति आधारित राजनीतिक और मजदूरों के पलायन राज्य के रूप में जाना या पहचाना जाएगा? बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किस तरह से काम कर रही है? 2050 में बिहार कैसा दिखेगा? मेरा मानना है कि कोई भी राज्य नहीं चाहता कि उसके लोग बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्य या देश में पलायन करें, क्योंकि अगर वे उपलब्ध मानव पूंजी को रणनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने हैं तो कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सरकार और संबंधित एजेंसियों की मदद से स्थानीय स्तर पर बहुत सारे अवसर विकसित किए जा सकते हैं।
प्रत्येक जिले को सूचना और विकास के स्रोतों के रूप में पहचाना जाना चाहिए और उस स्थान को किसी भी उत्पाद के लिए औद्योगिक केंद्र बनाया जाए। बिहार की पहचान प्रत्येक जिला के प्रत्येक उत्पाद के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह विकास कैसे और किस गति से होनी चाहिए, यह बिहार सरकार में शामिल सभी बुद्धिजीवों के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए।